जीएस 4 पेपर का जो एक टॉपिक है, भावनात्मक समझ या भावनात्मक बोध या क्षमता, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और दो पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, यही मेरा प्रयास रहेगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। हाँ, यह भावनात्मक बोध क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, छोटी सी चीज़ समझिए कि भावनात्मक क्षमता या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। यह स्वयं की भावना, देखिए, जो आपकी भावना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग स्वयं की भावनाओं को। देखिए, जो हमारे लोगों की फीलिंग्स होती हैं दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो अच्छी फीलिंग होगी या तो बुरी फीलिंग होगी। जैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई सी नाम का व्यक्ति है, तो इसको देखकर जो भी हमारी फीलिंग होती है, ठीक है, या दूसरों की बातों को समझने के बाद हम किस फीलिंग को अख्तियार करते हैं, किस तरह जो फीलिंग है उसको अपनाते हैं, तो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है और फीलिंग बुरी भी हो सकती है। भावनाएं जो होती हैं, ठीक है, तो भावनाएं, यहाँ पर भावनात्मक क्षमता का अर्थ क्या है कि जो भावनाएं हैं उनको, जो खुद की भावनाएं हैं उनको समझना, और प्लस जो संगठन के लोगों की भावनाएं हैं उनको भी समझना, और जो चीज़ नैतिक रूप से सही है उन चीज़ों को कार्य करना, यह स्वयं का प्रबंधन है। जैसे मान लीजिए कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, एक राम नाम का लड़का है, और राम की जो क्षमताएं हैं या जो उसकी भावनाएं हैं, वह खुद की भावना को भी समझता है और दूसरों की भावना को भी समझता है। दोनों लोगों की भावनाओं को समझते हुए एक अच्छा और एक तार्किक निर्णय लेता है, ठीक है। तो भावनात्मक क्षमता का सीधा सा अर्थ यही समझिए आप, बिल्कुल बेसिक शब्दों में, कि जो आपकी फीलिंग्स है और कुछ दूसरों की फीलिंग होगी, तो उन दोनों को समझते हुए आप एक अच्छा निर्णय लेना। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी ने आपसे कुछ से कुछ बात बोली कि आपको ये कार्य करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बात भी बनवानी है कि नहीं पापा, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे कोचिंग करनी है, ठीक है। पापा से आपने 10,000 रुपये मांगे। अब 10,000 रुपये मांगने के बाद आपने स्वयं की भावनाओं को भी समझना आ रहे हैं और पिताजी की भावनाओं को भी समझना है। अब वहाँ पे पिताजी बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि अभी नहीं है, कुछ दिन के बाद, या इतने पैसे की ज़रूरत क्या है। तो आपने क्या किया, उन चीज़ों की प्राथमिकता बताई कि इसकी प्रासंगिकता कितनी है। जो मैं पैसे 10,000 ले रहा हूँ, इससे मैं कोचिंग करूँगा, कोचिंग करने के बाद मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मैं जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा। तो आपने क्या किया, अपनी फीलिंग को भी बताया, ठीक है, पिताजी की फीलिंग को भी समझा कि हाँ 10,000 रुपये बहुत होते, तो आपने क्या किया, 10,000 की जगह आपने 8,000 रुपये लिए या 6,000 रुपये लिए। तो अब क्या है, यहाँ पर जो एक पिता और बेटे के बीच में जो बात चल रही है, तो बेटे को क्या करना है, चीज़ों को इमोशनली तरीके से, एक भावनात्मक रूप से अपनी स्वयं की भावना को भी उसने व्यक्त किया और पिताजी की भावनाओं का भी सम्मान रखा, ठीक है। तो अब दोनों का जो सम्मिलित रूप निकल कर आएगा वह अच्छा होगा, और इसी को बोलते हैं भावनात्मक क्षमता। स्वयं की भावनाओं को समझना प्लस दूसरे की भावनाओं को समझने के बाद एक तार्किक निर्णय पर पहुंचना, ठीक है। तो और इसको आप सिविल सेवा में किस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे एक सिविल सेवा जो होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। आपके डिपार्टमेंट में आप कहीं के अधिकारी बन गए, तो वहाँ पर जाकर आप एक संगठन में काम करते हैं। जैसे जहाँ पर 50 लोग हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर में, तो अब आपको क्या करना होगा, इन 50 लोगों की भावनाओं को समझना होगा। समझने के बाद अपनी भी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, ठीक है, भावनाओं को अच्छी तरीके से मैनेज करना है। तो अब क्या करना है, 50 लोगों को भी बताना है, उनको भी कन्विंस करना है और अपनी भावनाओं को भी कन्विंस करना है,
ठीक है, एक सिविल सेवक का काम होता है। अब सोच के देखिए कि जो एक डीएम होता है, डीएम क्या करता है, पूरे जिले को संभालता है। तो अगर डीएम जिले को संभाल रहा है तो कहीं ना कहीं जिले में जितने भी लोग रहे हैं वो सबकी भावनाओं को समझ रहे होंगे, लोगों की भावनाओं को समझ रहे होंगे कि हाँ, लोग इस समय क्या चीज़, क्या प्रतिक्रिया आने वाली है या क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इन चीज़ों में, और आप अपनी भी भावनाएं समझ रहे हैं कि जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य भी करने हैं। तो आपको अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना है, प्लस दूसरों की भावनाओं को भी समझते हुए एक तार्किक निर्णय देना है। ठीक है। और भावनात्मक क्षमता में क्या होता है कि स्व प्रबंधन, यह स्वयं का प्रबंधन भी कहलाता है कि इसमें चीज़ें आप अपनी फीलिंग को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। अब अपनी भावनाओं को, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिस समय आप जॉब में होते हैं, तो जॉब जब कर रहे होते हैं तो उस समय ऐसे कुछ पल आते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, लगता है आज ही के दिन नौकरी छोड़ दें। लेकिन क्या है, आप उस समय अपनी भावनाओं को बिल्कुल नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं को विनियमित करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन करते हैं उनका, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी करते हैं और संतुलन बनाते हुए, जो भी आपके ऊपर अधिकारी हैं वो आपसे बहुत बुरा बोले हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको भावनाओं का जो नियंत्रण है, विनियमन है और संतुलन है, इन तीन चीज़ों का आप लोगों को भावनाओं के साथ में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। और क्या होता है भावनात्मक बोध, यह एक एहसास भी होता है, यह एक एहसास भी होता है, विचार भी होता है, और जो व्यवहार है इनके बीच में अंतर करना होता है। ठीक है, जो एहसास है और आपके जो विचार हैं और किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं जाके, उनमें डिफरेंस करना होता है, किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये क्या होती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। तीनों को, कि आप एहसास क्या करते हैं, आपके विचार कुछ और कह रहे होंगे, आपके ऊपर जो अधिकार दिए गए होंगे वो कुछ और थोपे जा रहे होंगे, और जो व्यवहार में करना होगा एक व्यवहारिक रूप से, वो चीज़ें अलग होंगी। तो इन सब तीनों चीज़ों को अंतर करते हुए, स्वयं की भावनाओं को समझते हुए और समूह या संगठन की भावनाओं को समझते हुए, सारी चीज़ों को, जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको विनियमित करते हुए, ठीक है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, एहसास है, विचार है, इन तीन चीज़ों, और विनियमित और नियंत्रण और संतुलित करते हुए आप लोगों को तार्किक निर्णय लेना होगा जिस समय भी आप जॉब में होंगे। ठीक है। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे सर्वप्रथम 1990 में अमेरिकी एक विचारक थे, तो इन्होंने, पीटर साल्वे और जॉन रिचर्ड मेयर ने संगठन या समूह की लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, एक मॉडल बताया था, पीटर एंड साल्वे मॉडल। तो इन्होंने भाई कुछ ऐसे विचार दिए हैं कि किस तरीके से ये भावनात्मक जो क्षमता होती है इसका प्रयोग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, किस तरीके से, अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इसको इन्होंने बताया है। तो इनके प्रतिमान में कुछ पॉइंट दिए हैं, उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे कि जो भावनात्मक क्षमता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको एक ग्रुप या समूह में या एक जिले में या एक देश में किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें निर्माण होती हैं लोगों से ही, लोगों के बीच में ही आपको कार्य करना होता है। जिस समय आप लोक सेवक बनते हैं उस समय भी आप लोगों को कार्य लोगों के लिए ही करना होगा। ठीक है, आप जनता के सेवक ही कहलाते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं तो सभी लोग जनता के लिए, और अगर आप जनता की सेवा करने से पहले अगर जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। और एक कोई प्राइवेट संगठन भी हो सकता है, या जो निजी संगठन है वो भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो इनका मॉडल क्या था, पीटर साल्वे मॉडल, पीटर साल्वे और जॉन रिचर्ड मेयर। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो पहला पॉइंट्स क्या है इसमें, कि भावनाओं को समझने की क्षमता तीव्रता से होनी चाहिए। कि जैसे जो आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मान लिया आप कहीं किसी डिपार्टमेंट पे सचिव पद पर हो गए, या आप कहीं पर एक पुलिस अधिकारी हैं या वाणिज्य कर अधिकारी हैं, तो आपको क्या होगा, आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, तो उनकी भावनाओं को आप लोगों को समझना होगा, और समझना भी नहीं, तीव्रता से समझना। ठीक है, इन्होंने बताया है, साल्वे और रिचर्ड मेयर ने, कि जो
भावनाएं हैं, भावनाओं को तीव्रता से समझने की क्षमता जिस व्यक्ति में भी होगी, उसकी भावनात्मक क्षमता, ये इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा। ठीक है, वो अच्छे से कार्य को कर लेगा। और अगला पॉइंट्स क्या है कि भावनाओं को चिंतन करना, जैसे जो आपकी फीलिंग है, आप फीलिंग को देखते हैं, या जो आपकी भावना है, भावना को देखते हैं कि आप, वो चीज़ गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। आप चिंतन करिए कि क्या चीज़ सही है। ठीक है, और विचारधारा से जोड़ना, कोई भी जो सिद्धांत है, विचारधारा है, अवधारणा है, तो उन चीज़ों से आपको, विचारधाराएं जो आपकी हैं, उनसे जोड़ना कि क्या, कौन सी भावना सही है, कौन सी भावना गलत है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप सचिव पद पर हैं और आपको कोई डिसीजन लेना है कि यह योजना किन किन लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए। ठीक है, या उसी में से कौन कौन से क्षेत्रों में ये चीज़ें कितने परसेंट में जानी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको क्या है, भावनाओं के साथ में जो आपकी भावनाएं हैं उनका विनियमन भी करना पड़ेगा, नियंत्रण भी करना पड़ेगा, और संतुलन भी करना पड़ेगा। और क्या है कि इसमें जो आपकी भावनाएं हैं उनको पहले अच्छी तरीके से चिंतन या मनन करिए कि हाँ, ये कार्य सही है या गलत है, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ इस व्यक्ति के साथ में, या इस समूह के, ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनके साथ में, तो वो चीज़ अच्छी होगी, अच्छी होगी या गलत होगी, ये चीज़ देखना। और जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी भावना है, उसको विचारधारा से जोड़ना, जो आपकी विचारधारा है उससे जोड़ना, जो लोगों की विचारधारा है उससे जोड़ना, वो कहीं गलत तो नहीं जा रही है। ठीक है, और क्या है, अगला पॉइंट्स क्या है आपका, कि अगला पॉइंट्स है भावनाओं को समझना और दूसरे की इच्छा अच्छी है या बुरी है उस चीज़ को देखना। जैसे मान लीजिए आप अधिकारी हैं, अधिकारी बनने के बाद आपके अधीनस्थ में एक पर्सन है, कोई ए नाम के पर्सन है। अब वो आपसे बोलते हैं कि चलिए ऐसा करते हैं, भ्रष्टाचार थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिश्वत ले लेते हैं। तो आपकी भावनाएं अंदर से मना कर रही हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं है। हमने सोचा, जो हमारे विचारधारा है कि हम एक, हमारे खुद के मूल्य हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो अब इस जगह पर आपको अपनी भावनाओं को समझना है, प्लस दूसरे की जो बुरी इच्छा है उसको भी समझना है। या मान लीजिए कोई एक यही व्यक्ति है और आपके संस्थान में अधीनस्थ पद पर है। अब वो आपसे बोलता है कि सर ऐसा करिए, आपको एक साइन करना है, और साइन करने के बाद आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, या हम आपको एक घर दे देंगे। तो अब आप क्या है, अब आपके मन में आया कि हाँ, अब अगर अंदर आपके जो अंतर मन है उसमें अगर गलत भावनाएं प्रवेश करती हैं, या जो गलत भावनाएं वास करती हैं, तो आप क्या करेंगे उस समय, उस समय उस अधीनस्थ से आप साइन कर देंगे, और जो भी वो गिफ्ट या उपहार देगा आप उसको ले लेंगे। अगर अच्छी भावनाएं इस व्यक्ति की होंगी, और आपकी अच्छी हैं, नो डाउट है, आपकी अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर दूसरे की अच्छी हैं तो हमें उस, या गलत हैं तो उसको अच्छी कैसे बनाना है। ठीक है, आप उसको सिरे से नकार सकते हैं कि नहीं, ये गलत है जी, और इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यह बात रही, हम लोगों ने देखा भावनाओं को समझना और दूसरे की इच्छा और कैसी है उसके अनुसार तर्क संगत जो भी नैतिक निर्णय है उसको लेना। और क्या है, भावनाओं का प्रबंधन या तनाव या क्रोध में निर्णय नहीं। तो अब देखिए, भावनाओं को प्रबंधन करना, जैसे एक ही व्यक्ति है, बहुत सी बार देखा भी गया है, वर्तमान में आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे दिख जाएगा कि बहुत से ऐसे डीएम हैं या एसडीएम हैं कि जो अधीनस्थ होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उन पर हाथ भी उठा देते हैं। तो ये क्या है, वो अपनी भावनाओं का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, वह तनाव और क्रोध में निर्णय लेते हैं, कि जैसे आपको एंजाइटी है और आप तनाव में करते क्या है कि आप करना कुछ और था, कर कुछ और गए। तो ये क्या है, ये एक अच्छे अधिकारी के लिए, अच्छे सिविल सेवक के लिए यह चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इन्होंने बताया है कि भावनाओं को प्रबंधित करना चाहिए। अगर हमें गुस्सा भी आता है तो हमें बस गुस्से को शांत करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, और क्या है, भावनाओं को संतुलित करना, अपनी भावनाओं को हमेशा संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए, संतुलन की अवस्था में रखना चाहिए, और जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य को करना चाहिए। तो ये था प्रतिमान जो मॉडल है, वो 1990 में विकसित किया गया था पीटर साल्वे और जॉन रिचर्ड मेयर के द्वारा।
ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब अगला देखते हैं किसका मॉडल है। ठीक है, अगला है डेनियल और गोलमैन का मॉडल है, प्रतिमान है। यह 1990 में दिया गया था। ठीक है, अब ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें एक सिविल सेवक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दो तीन मॉडल अगर हम देख लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। तो अब देखिए, स्व जागरूकता और प्रबंधन, इन्होंने क्या कहा है कि डेनियल और गोलमैन ने कहा है कि विचारों का प्रस्तुतिकरण जो होना चाहिए, जैसे हम अपने विचार रखते हैं, एक मीटिंग पड़ी, डीएम की मीटिंग पड़ी और हम भी अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, तो वहाँ पर क्या करना है, एक डीएम को भी अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण एक आत्मविश्वास के साथ में करना चाहिए और स्वयं की भावना जो है उसको पहुंचाने के बाद करना चाहिए। ठीक है, स्वयं की भावना को पहचानिए, पहचानने के बाद जो भी आपके अंदर विचार आते हैं, ठीक है, अच्छे विचारों को प्रस्तुतिकरण पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। स्व जागरूकता का मतलब यह है कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानिए कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप किस कौन सी विचारधारा से प्रभावित हैं, आप कौन सी चीज़ों को अपनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। और स्वयं का प्रबंधन, खुद की चीज़ों पर जो खुद की भावनाएं हैं उनको प्रबंधित करना, यही चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी लोग लगभग बताते हैं। अगला क्या है, अगला है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे आप किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाते समय आप लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ऑफिसों में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें ये चीज़ें पड़ती ही रहती हैं कि अगर दो लोगों के बीच में या समूह में जितने लोग काम कर रहे हैं या ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें अगर जो एक जो टॉप लेवल का अधिकारी है उसके अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं आता तो वह निर्णय अच्छे से नहीं ले पाएगा। और क्या है कि जैसे दो पक्षों की विवाद की स्थिति में क्या है कि जैसे एक ऑफिस में ही दो धड़े बढ़ गए हैं, एक कोई दूसरी बात बोल रहे हैं, एक कोई दूसरी बात बोल रहे हैं कि ये सर होना चाहिए, दूसरे वाले बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको किस तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी दोनों पक्ष हैं, जैसे मान लिया एक पक्ष ए है और दूसरा बी है, तो दोनों पक्षों को आपको क्या करना है, एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है। सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद उन पे वार्ता करानी है। ठीक है, और चीज़ें क्या है कि जैसे जो दोनों लोगों के बीच में पुराना जो भी घटित हुआ है उसको नहीं आने देना है, क्योंकि आपको आगे कार्य करवाने हैं उनसे। ठीक है, तो पुराने जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाना है, जो बातें घटित हुई हैं दो पक्षों के बीच में उसको नहीं घटित बताना है आपको। ठीक है, उनको सामने नहीं आना चाहिए और एकीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप लोग मिलिए, आप लोग देखिए, समझौता करिए, आखिर आपकी समस्याएं क्या हैं आप उनको बताइए, एक दूसरे से डिस्कस करिए। ठीक है, तो यह आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्होंने बताया है, जरूरी है। और क्या है, क्रोध एवं तनाव का प्रबंधन, ये भी बताते हैं कि क्रोध का विनियमन किया जाना चाहिए। क्रोध जिस समय आता है, आप एक अधिकारी हैं, क्रोध आए तो आपको अपना क्रोध किसी पर जाहिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी और उचित कार्य आप लोगों को सबसे पहले करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्रोध को आप दबाएंगे नहीं तो आप जो जरूरी था आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि आप जो करना था वो तो किए नहीं, उल्टा दूसरे क्रोध के कारण किसी दूसरी समस्या को आपने खड़ी कर ली, तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, और ये कैसे आएगा, क्रोध एवं तनाव का प्रबंधन करने से। और क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जैसे दूसरे की गलतियों को माफ़ भी करना चाहिए, कि जैसे आपका कोई, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं या सीडीओ हैं मान लीजिए। ठीक है, सीडीओ हैं, अब सीडीओ हैं तो आपके अधीनस्थ में बहुत सारे लोग भी काम करते होंगे। अब क्या है, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, देखिए अगर मानव है तो वो गलती करेगा ही, लेकिन गलतियों को दोहराना बहुत बुरी बात है, तो फिर वो गलती नहीं मानी जाती। आप गलती एक बार कर गए कोई बात नहीं, लेकिन जब गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं तो वो फिर गलती नहीं रह जाती, वो बहुत बड़ा दोष हो जाता है आपका। ठीक है, तो दूसरों की गलतियों को हमें माफ़ करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, भूतकाल की बातों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया ऑफिस में ही आपसे किसी
श्याम नाम के व्यक्ति ने आपसे कुछ बोल दिया, तो अब बार बार उसी पर गुस्सा हो रहे हैं, देख देख कर उसको चिढ़ रहे हैं, आपने मन के अंदर ईर्ष्या की भावना ला रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। और अगर ये चीज़ों को लाएंगे तो आप क्रोध और तनाव प्रबंधन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो एक अच्छा निर्णय भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि क्रोध और तनाव की स्थिति में आप कोई भी निर्णय, एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाते हैं। और क्या है, और इन्होंने क्या बताया है कि जो मॉडल है गोलमैन और डेनियल का, तो इन्होंने एक लास्ट में पॉइंट बताई है कि सेल्फ मोटिवेशन और ग्रुप मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लिया आपका जो ऑफिस है, ऑफिस में मान लिया आपका ये ऑफिस है, इसमें 15 लोग कार्य करते हैं। ठीक है, अब 15 लोगों को आपको मोटिवेट भी रखना होता है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में इस समय 72 से 74 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य क्या है, ग्रुप के सभी लोगों को मोटिवेट रखना। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी, ये मान लीजिए यूट्यूब चैनल एक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप मान लीजिए, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को मेरा कार्य क्या होना चाहिए कि जो एक, अगर मोटिवेटेड नहीं है कोई व्यक्ति, तो हमें, हमारा कार्य होना चाहिए कि उसको मोटिवेट करना। अगर कोई संक्रमण के काल में चल रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कोई भी किसी भी प्रकार से दिक्कत आती है, तो हमें क्या है, हमें खुद को भी मोटिवेट रखना है, प्लस एक समूह जो मोटिवेशन होता है, ग्रुप मोटिवेशन होता है, तो उसको भी करना है कार्य। ठीक है, कि जिससे जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, कभी भी मुझसे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी भी मुझसे वो नाराज ना हो। ठीक है, और क्या है कि जैसे लोगों को, जैसे जो लोग यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो उनको कभी बोरियत ना महसूस होने दें। ठीक है, और क्या है, स्वयं को हमेशा मोटिवेट भी रखें, लक्ष्य के प्रति जो भावनाएं हैं उनको सुनिश्चित रखें। अब इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ यह है कि हमारा लक्ष्य है कि हम जीएस फोर्थ पेपर के, सॉरी, जीएस के पेपर के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, तो इन पेपरों को मेरा लक्ष्य क्या है, जो भी मैंने कार्य आप लोगों को बताए हैं कि मैं ये करूँगा और टाइम पर करूँगा, तो मैं उन चीज़ों को आप लोगों को दूंगा, और उन चीज़ों को मैं सुनिश्चित भी कर रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं। ठीक है, तो और क्या चीज़ें हैं कि लक्ष्य जो भी आपने बनाया है, या मैंने जो लक्ष्य बनाया है, उसके प्रति भावनाओं को सुनिश्चित करना कि हाँ, मुझे ये करना है, करना है और करके ही रहना है। ठीक है, मैं किसी के साथ में कोई चीज़ गलत नहीं होने देना चाहता। ठीक है, तो जीएस के 6 पेपर की तैयारी जो मैं करवाने का आश्वासन दे चुका हूँ, तो उन पेपरों को मैं करवाऊंगा और समय पर करवाऊंगा। ठीक है, और क्या चीज़ है ये सेल्फ मोटिवेशन और ग्रुप मोटिवेशन में, कि जैसे थकान का प्रबंधन भी करना होता है, कि जैसे आप जिस समय थकान की स्थिति में होते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जो ब्रेक है, ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। बोरियत होने लगी या थकान होने लगी, तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अपने मनोभाव की स्थिति जो भी चल रही है, तो उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, और वो ब्रेक के द्वारा ही ज़रूरी थे। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, किसी को खाना खाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, तो जिस तरीके से भी आप थकान का प्रबंधन करते हैं, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा, थोड़ी देर का अपना थकान मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जो भी आपने, जो सेल्फ मोटिवेशन है और ग्रुप मोटिवेशन, वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब इसी को आप सिविल सेवा में यूज़ कर लीजिए। सिविल सेवा में भी लोग होते हैं, और उसमें भी आप लोगों को, जितने भी आप अधिकारी बनेंगे, तो अधिकारी जिस समय बनेंगे, तो उस समय आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम भी करेंगे, तो उस समय आप इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जीएस के फोर्थ पेपर में ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का 2 टॉपिक हम लोगों ने देख लिए, एक भावनात्मक क्षमता और 2 मॉडल देखे हम लोगों ने। और अभी एक वीडियो और इसमें बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा वो भी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और